गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का ही। टॉपिक का नाम है प्रकाश श्वसन। क्या नाम है बच्चों? प्रकाश श्वसन। देखो प्रकाश श्वसन क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। देखो सामान्यतः होता क्या है, श्वसन की क्रिया चलती है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप बच्चों क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा हम हमारी शारीरिक क्रिया में काम में लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमको ये भी पता है कि ये जो श्वसन की क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहां पर अपन श्वसन की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश श्वसन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश श्वसन की। तो प्रकाश श्वसन क्या है? O2 की अधिकता में, O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में, एक एक शब्द सुनना ध्यान से, O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में, O2 की अधिकता में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाला श्वसन, सामान्य श्वसन के अतिरिक्त होने वाला श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करती है, परंतु इसके अंदर ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। केवल क्या मुक्त होती है? CO2। केवल क्या मुक्त होती है? CO2। और CO2 की अधिकता के कारण प्रकाश संश्लेषी उत्पाद में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। देखो वापिस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। पहले तो आपको देसी भाषा में समझा देता हूं मैं। प्रकाश श्वसन क्या है? प्रकाश श्वसन प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होने वाला वह अतिरिक्त श्वसन है जो कि ऑक्सीजन की अधिकता में संपन्न होता है। इस क्रिया में भी ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों का क्या करती है? ऑक्सीकरण। पर वहां पर क्या नहीं मुक्त होती? ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, CO2 मुक्त होती है। और CO2 की अधिकता के कारण धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी उत्पाद में प्रकाश संश्लेषी दर में क्या आना प्रारंभ हो जाती है? गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश श्वसन। आगे होगी बात समझ में? भाई कोशिका में सामान्य मात्रा में ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में सामान्य मात्रा में तो ऑक्सीजन चाहिए, भाई श्वसन क्रिया करनी है। पर यदि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो उस ऑक्सीजन की अधिकता के कारण धीरे धीरे एक्स्ट्रा में श्वसन होने लग जाता है। और उस एक्स्ट्रा में श्वसन के कारण धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी उत्पाद की दर में क्या आने लग जाती है? गिरावट आने लग जाती है। और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश श्वसन बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात, सबसे पहले प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग जो किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था? क्रोटकोव ने। किसने किया था? क्रोटकोव ने। प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बच्चों किसने किया था? सबसे पहले क्रोटकोव नामक वैज्ञानिक ने। और डेकर व टियो, दो वैज्ञानिक थे, डेकर व टियो। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश श्वसन की क्रिया का विस्तृत अध्ययन किया था। विस्तृत रूप से क्या किया था? अध्ययन किया था। क्रोटकोव ने सबसे पहले प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग किया था, पहली बात। ठीक। और डेकर व टियो नामक वैज्ञानिकों ने इस क्रिया का क्या किया था? विस्तृत अध्ययन किया था प्रकाश श्वसन की क्रिया का। अब एक वैज्ञानिक है ओटो वारबर्ग। ओटो वारबर्ग क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आने लगती है। इसको क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। वारबर्ग प्रभाव क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की दर में, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आने लगती है। और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। ठीक। उसके बाद अगला वैज्ञानिक है ओरेगन व बो। अगला वैज्ञानिक कौन सा है? ओरेगन व बो। ओरेगन व बो ने क्या कहा? भाई हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर सर्वाधिक काम आने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों? कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को। ठीक है ना। अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। दो कंडीशन बनती है। यदि CO2 की अधिकता होती है, फर्स्ट ध्यान रखना,
पहले नंबर पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यदि CO2 की अधिकता होती है तो ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है। यह रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है यदि CO2 की क्या होती है बच्चों, अधिकता होती है। और CO2 का स्थिरीकरण होता है और CO2 के स्थिरीकरण के फलस्वरूप अपने को एक ग्लूकोज के अणु का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। अब बात आती है कंडीशन नंबर सेकंड, जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है। कौन से एंजाइम की भांति व्यवहार करता है, ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है। और वारबर्ग प्रभाव के कारण, ठीक है, वारबर्ग प्रभाव के कारण धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी उत्पादों में क्या आने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश शोषण कहते हैं। दोनों में प्रतिस्पर्धा है, किसको लेकर प्रतिस्पर्धा है, रुबिस्को को। यदि CO2 अधिक होगा तो अच्छी बात है, ग्लूकोज बन जाएगा, पर ऑक्सीजन की अधिकता हो गई तो ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा। और जब यह ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा तो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी उत्पाद की दर में क्या आने लग जाएगी, गिरावट आने लग जाएगी। तो यह प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, प्रकाश शोषण। अब देखो, मान लो CO2 की अधिकता है, जब तो प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा, C3 चक्र का फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का है बच्चों, ये 3 कार्बन का। कितने कार्बन का है ये, 3 कार्बन का। पर यदि ऑक्सीजन की अधिकता है तो उस कंडीशन में PGA नहीं बनता है। फिर 2 कार्बन का एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है फास्फोग्लूकोनिक एसिड, फास्फोग्लूकोनिक एसिड, ठीक। इसीलिए इस प्रकाश शोषण की क्रिया को हम C2 चक्र और ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में, इस प्रकाश शोषण की क्रिया को हम C2 चक्र और ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जानते हैं। वापिस समझा रहा हूं बच्चों में, प्रकाश शोषण क्या है बच्चों, प्रकाश शोषण प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की अधिकता में होती है। यह सामान्य शोषण के अतिरिक्त होने वाली क्रिया है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें यह होता है कि जो अधिक ऑक्सीजन होती है, अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अतिरिक्त शोषण होता है, पर उस शोषण में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। और ऊर्जा मुक्त नहीं होती, क्या मुक्त होती है, CO2। क्या मुक्त होती है बच्चों, CO2। और CO2 मुक्त होने के कारण धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषी उत्पाद की दर में क्या आने लग जाती है, गिरावट आने लग जाती है। प्रकाश शोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों, क्रोटकोव नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने किया था, क्रोटकोव। तीसरी बात, प्रकाश शोषण की क्रिया का विस्तृत अध्ययन किसने किया था, डेकर व टियो ने। किसने किया था, डेकर व टियो ने। ओटो वारबर्ग क्या है, वारबर्ग प्रभाव क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अधिकता में प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। इसे वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। और ओरेगन व बो क्या कहते हैं, ओरेगन व बो कहते हैं कि ऑक्सीजन व CO2 दोनों रुबिस्को एंजाइम के लिए क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। जब CO2 की अधिकता है, तो ये रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा, ठीक। और ये C6H12O6 ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करेगा और इसका प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होगा, PGA। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, जिसको अपन ने क्या बोल दिया था, केल्विन चक्र। यदि ऑक्सीजन की अधिकता है तो ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करेगा, ठीक। और इसका प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। क्या होगा, फास्फोग्लूकोनिक एसिड। इसलिए इस प्रकाश शोषण की क्रिया को हम C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इतना अगर आप लिखे होगे। एक बात और बच्चों, ये जो प्रकाश शोषण की क्रिया है 3 कोशिकांगों के अंदर संपन्न होती है। यह भी पूछ सकता है आपसे। एक तो है बच्चों आपका हरित लवक, एक है पराक्सीसोम, एक तो है बच्चों हरित लवक, एक कौन सा है, पराक्सीसोम।
और तीसरा कोशिकांग होता है बच्चों इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी C2 चक्र या प्रकाश श्वसन की क्रिया 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है। एक तो होता है हरित लवक, दूसरा होता है परागशीषोम और तीसरा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 5-7 बातें हैं। प्रकाश श्वसन क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। पहले परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद ये कुछ वैज्ञानिकों के बारे में लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद ये पॉइंटर के रूप में लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन आप पॉइंटों में लिखो, 4, 5, 6 पॉइंट लिख दो, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। परिभाषा लिख दो, 2-3 वैज्ञानिक लिख दो, वारबर्ग इफेक्ट लिख दो, ओरिगन व बो ने कहा जो रूबिस्को एंजाइम के लिए प्रतिस्पर्धा होती है वो लिख दो आप, और तीसरा क्या लिख दो? ये क्रिया कहाँ कहाँ संपन्न होती है। अब बच्चों आपके दिमाग में प्रकाश श्वसन फिट हो गया, ठीक है। 2 नंबर का ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, इसमें 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे अपने को, वो 2 नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कारकों को पढ़ेंगे। पहला नियम मैंने आपको बता रखा है बच्चों, एक बार वापस बता देता हूं। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। आपको मैंने समझा दिया, इसको एक बार और समझा देता हूं। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम क्या कहता है बच्चों? यदि कोई अभिक्रिया है A+B = C+D, ये तो अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद है। और इस अभिक्रिया को 1, 2, 3, 4 कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, 1 की मात्रा है 10 ग्राम, 2 की मात्रा है 20 ग्राम, 3 की मात्रा है 30 ग्राम और 4 की मात्रा है 40 ग्राम। कितने कारक हो गए बच्चों? 4। ये 4 कारक इस अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं बच्चों, देखिए, यदि किसी अभिक्रिया को 1 से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो अभिक्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। और सबसे कम मात्रा में कौन उपस्थित है यहां पर बच्चों? नंबर 1। जैसे हम एग्जाम्पल लें, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में एक तो CO2 ले लिया और एक अपन ने क्या ले लिया? प्रकाश। अब ये दोनों कारक क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। पर इनमें जो मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो कौन करेगा? CO2 करेगा। कौन करेगा? CO2। मान लो CO2 से भी कम प्रकाश की मात्रा को कर दिया जाए तो फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कौन हो जाएगा सीमाकारी कारक? प्रकाश। आगे बात समझ में? यानी किसी भी अभिक्रिया को यदि 1 से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है जो उस अभिक्रिया के अंदर सबसे कम मात्रा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसे ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम कहते हैं। ये F.F. ब्लैकमैन वो ये बच्चों जिसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 2 चरणों की खोज की थी। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशिक हाँ जी बच्चों, अब सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। भाई, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि हमको 2 संकल्पनाएं पढ़नी पड़ेंगी। पहला तो हमने ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम पढ़ लिया
अब है सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। इसकी सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना क्या कहती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के मान निम्न 3 बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न 3 बिंदुओं पर या निम्न 3 मानों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। न्यूनतम मान, जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण की अपन एक कारक ले लेते हैं, ये कारक है। आई बात समझ में? अब इस कारक के 3 मान अपन ने डिसाइड कर लिए। एक तो इसका 10 ग्राम है, ठीक। एक ये कारक ए मान लो कोई 20 ग्राम और 30 ग्राम, ये इसका मिनिमम मान है, न्यूनतम मान। ये इसका श्रेष्ठतम मान है 20 ग्राम, और 30 ग्राम इसका अधिकतम मान है। 30 ग्राम क्या है? इसका अधिकतम मान। तो सेक्स क्या कहता है? जैसे मान लो ये कारक है, इसके न्यूनतम मान पर यानी 10 ग्राम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होगी? प्रारंभ होगी। मेरे कहने का मतलब समझना, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कोई कारक प्रभावित कर रहा है, तो उस कारक का वो कारक कितना प्रभावित करेगा उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, वो उसके मान पर निर्भर करता है। और वो मान कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, न्यूनतम मान, श्रेष्ठतम मान और अधिकतम मान। 3 प्रकार के ये मान हो सकते हैं। तो जब उसका मान मात्र 10 ग्राम है यानी न्यूनतम मान है, तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? प्रभावित मतलब प्रारंभ होगी। जब उसका अधिक श्रेष्ठतम मान है, तो श्रेष्ठतम मान यानी अपना कितना हो गया? 20 ग्राम। ये जो प्रकाश संश्लेषी कारक ए है, इसका श्रेष्ठतम मान कितना है? 20 ग्राम। इस पर इस कारक की जो दर है, मान लो 20 ग्राम है, इस कारक का मान 20 ग्राम है, तो इस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? अधिकतम होगी। अधिकतम होगी। और तीसरा अधिकतम मान कितना है? 30 ग्राम। तो इस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। देखो बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो हम जानते हैं कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, पर वो अभिक्रिया कितनी प्रभावित होगी ये उस कारक के मान पर निर्भर करता है। भाई किसी कारक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितनी प्रभावित होगी ये उस कारक के मान पर निर्भर करता है। जैसे अपन नॉर्मली एक बार समझ सकते हैं, हमारे पास 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये है, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यू है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। यदि 10,000 रुपये हमारे पास सबसे कम है तो हम उसके हिसाब से चीज़ खरीद पाएंगे। 20,000 रुपये हमारे पास थोड़े ज़्यादा हैं तो हम उसके हिसाब से चीज़ खरीद पाएंगे। और 30,000 रुपये हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो हम उसके हिसाब से क्या खरीद पाएंगे? चीज़ खरीद पाएंगे। तो किस पर निर्भर करा कि क्वांटिटी कितनी है, उस कारक की क्वांटिटी कितनी है, तो कितना वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। तो वो कारक यदि न्यूनतम मान में स्थित है, यदि उसका मान कितना है? न्यूनतम, तो उसके न्यूनतम मान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी बच्चों? प्रारंभ होगी। क्या होगी? प्रारंभ। यदि उसका श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान है, ये अनुकूलतम शब्द है, तो अनुकूलतम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसकी क्या होगी? अधिकतम होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? अधिकतम होगी। यदि कारक का मान न्यूनतम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होगी। यदि कारक का मान श्रेष्ठतम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होगी। यदि कारक का मान अधिकतम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आई बात समझ में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पर निर्भर करी? कारक के मान पर। ये कौन कहता है? सेक्स कहता है। इसे ही प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। कितनी? अब बिंदु मतलब मान, इसको प्रधान मान भी कह सकते हैं। बिंदु मतलब मान। न्यूनतम मान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो गई। अधिकतम अनुकूलतम मान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम हो गई। अधिकतम मान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए। एक तो प्रकाश शोषण पढ़ाया, एक ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम पढ़ाया, और एक इसमें मैंने आपको सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना पढ़ाई। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रकाश शोषण 2 नंबर में आ सकता है, और सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना और ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक नियम 1 नंबर में आ सकता है। टॉपिक तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे,
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, इनके नोट्स वगैरह बना लेना और ये बुक में से पढ़ लेना, बहुत अच्छा वहां पर ये दिया हुआ है।